रोजगार की व्यवस्था आपके विधायक जी यहाँ पर क्या को फैक्ट्री लगा कर दिए लोगों को रोजगार, क्या को दिए? 5 बार का विधायक और 5 काम गिनाइए आप। इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये आबादी नियंत्रण करने वाली जातियों को गाली क्यों देते हैं, उसको नीचा क्यों दिखाते हैं? अगर इस बार कैंडिडेट अगर बीजेपी भी नहीं फेस लाया तो हम लोग इस बार किसी को एकदम नोटा का वोट गिरा देंगे, लेकिन नया चेहरा चाहिए बीजेपी से। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष 20 सूत्री उपाध्यक्ष रंजन कुमार जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ जनसुराज की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए संजय केजरीवाल जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। माले की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सूरज कुमार सिंह जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। भाजपा की तरफ से सावन पांडे जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब सावन जी, अब हम अपने कार्यक्रम का जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है, किस प्रकार आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं उन्हें करीब 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं शुरुआती, जिसमें वे अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, वे अपनी बात रखेंगे। रंजन जी को आमंत्रित करेंगे कि वे अपनी बात अपनी जनता के लिए जो भी संबोधित करना चाहते हैं वे अपनी बात रखें। आज प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार, भारतीय जनता पार्टी का लगातार पिछले 2 सत्र तक जिला अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में जिला विसूत्री का मैं उपाध्यक्ष भी हूं। जैसा कि एक कार्यक्रम में कहा गया है कि आप अपनी बातों को रखें कि अगर आपको आगामी विधानसभा के चुनाव में मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे इस विधानसभा के लिए। तो इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे चुनाव में उतरने का मौका दिया जाता है तो मेरी प्राथमिकता एवं मेरा संकल्प एक स्वच्छ मुजफ्फरपुर का, एक सुंदर मुजफ्फरपुर का, एक सुरक्षित मुजफ्फरपुर का और एक विकसित मुजफ्फरपुर का मेरा संकल्प होगा। अगर आप इस चारों मेरे शब्द पर गौर फरमाएंगे तो आपकी जितनी भी मुजफ्फरपुर की समस्याएं हैं वो आपको इसमें निहित है। चाहे वो जाम की समस्या हो, शहर के जल जमाव की समस्या हो, और साथ ही जो हम आज बिहार में जो एक नारा हमारा चल रहा है कि बढ़ता बिहार, चढ़ता बिहार, और बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे ऊपर के स्तर पर सुदृढ़ हो गई है, लेकिन नीचे के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमको सुधारने की और उसको उन्नत बनाने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो आज सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल के जगह पर सरकारी स्कूल में भी जा करके उन्नत शिक्षा पा सके, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। जाम की जो समस्या है, आज यहाँ हमारी ये सभागार इसलिए खाली रह गई है कि जाम के कारण बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके हैं। हम लोग खुद भी यहाँ लेट से पहुंचे हैं। तो जाम की समस्या के निजात के लिए जरूरी है कि शहर के चारों ओर से रिंग रोड हो, शहर में प्रवेश का द्वार अत्यधिक हो, और शहर में जहां संभव हो अगर वहां पर एलिवेटेड रोड बनाया जा सके तो निश्चित तौर पर हम जाम की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही अगर हम अपने
क्षेत्र में कल कारखाने लगवाने का काम करते हैं तो रोजगार का सृजन होगा, युवाओं को रोजगार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी और हमारे इस शहर का विकास होगा। साथ ही हमारे मुजफ्फरपुर शहर में नौजवान युवकों और खिलाड़ियों को एक स्टेडियम नहीं होने के कारण, खेल मैदान नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्याएं को झेलना पड़ता है। हम इस दिशा में भी काम करेंगे। साथ ही अपने यहाँ पार्क का बहुत अभाव है, जिसके कारण हमारे वृद्ध से लेकर कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ कॉन्शियस होकर हम मॉर्निंग वॉक में नहीं निकल पाते हैं। तो कैसे अधिक से अधिक पार्क की व्यवस्था की जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दूंगा। साथ ही अपने यहाँ जितने पोखर हैं, अगर उस पोखर को सौंदर्यीकरण करके वहाँ पे पाथवे लगा करके वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए तो उससे भी एक शहर की सुंदरता बनेगी और आने में मॉर्निंग वॉक वगैरह करने में जो लोगों को दिक्कतें होती है उससे हमको निकलने का मौका मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा की है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में खास करके महिलाओं के सुरक्षा पर विशेष मैं बल दूंगा ताकि सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही इसके साथ अन्य जो भी समस्याएं हैं, मेरा जो एक नारा है कि स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर हो, इसको इस दिशा में करने के लिए मैं सारे कामों को करूंगा और साथ ही सड़क नाला बनाने के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिले वासियों के दिल में उतरने का काम करूंगा ताकि उनके दिल में बस सकूं। मेरा प्रयास होगा कि अगर हमें मौका मिलता है, मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो ना कोई हमसे रूठे ना कोई हमसे छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रंजन जी। संजय जी, संजय जी। आज एलएस कॉलेज के सभागार में प्रभात खबर एक्सप्रेस यात्रा के तहत चौपाल लगाई गई है, जो 71वीं चौपाल यात्रा है इनकी। प्रभात खबर की पूरी टीम को और आप इस सभागार में बैठे तमाम सम्मानित अभिभावक, बुद्धिजीवी, युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संजय केजरीवाल जन स्वराज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। वार्ड 20 शहर की हृदय स्थली लगातार दूसरी बार मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैं कुछ बातें इस रूप में कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के टोटल 53 क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें 49 वार्ड शहरी क्षेत्र के हैं और 4 पंचायत के हैं। करीब करीब आप ऐसे समझ लीजिए कि 90% हिस्सा शहरी क्षेत्र का है और 10% ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। बिना शहरी क्षेत्र के तरक्की किए हम इस विधानसभा की परिकल्पना इस रूप में नहीं कर सकते हैं कि हम तरक्की कर गए। और फिर 4 पंचायत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात है कि हमें अपना प्रतिनिधि कैसा चाहिए, यह हमें सोचना होगा कि हमें जनप्रतिनिधि किस रूप का चाहिए। क्या विकास सिर्फ अंतिम 3 महीने की गाथा लिखेगी? तो अगर सिर्फ अंतिम 3 महीने की गाथा लिखेगी तो यह एक ऐसा मंच है जिसकी आवाज दूर तलक जाती है। तो क्यों नहीं वैसे जनप्रतिनिधियों को 3 महीने के कार्यकाल का जब कभी चुनाव हो तो उसमें भागीदार बनना चाहिए। 5 साल का तो भागीदार बनना ही नहीं चाहिए उनको। सबसे पहला प्रश्न है मेरा। मैं वैसे जनप्रतिनिधियों के तरफ भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस धरती पे अभी हम लोग जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हैं, हम लोगों ने अपने जीवन काल की और अनंत काल से लेकर अभी तक जो सुना है, अगर सबसे बड़ी त्रासदी अगर हम लोगों ने देखी है तो 2020-2021 का कोरोना काल। यह हम लोगों को याद करना होगा कि 2020 और 2021 के कोरोना काल में आपके जनप्रतिनिधि आपके दुख में आपके साथ थे या अपने घर में अंदर बेडरूम में क्वारंटाइन थे, यह आपको सोचना होगा। कई ऐसी बातें हैं
विकास की रूपरेखा मुजफ्फरपुर छोड़ दीजिए, पूरे बिहार को, हम बिहार वासियों को विकास की रेखा एक ही बात समझाई गई है कि रोड, नाला, पुल, पुलिया और साल में 1-2 ट्रेन अगर यहां से चला दी जाए तो यही विकास है। आप सोचिए कि 2014 में हम लोग 31 सांसद देने का काम करते हैं, 2019 में हम लोग 39 सांसद देने का काम करते हैं, 2024 हम लोग 30 सांसद देने का काम करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। 26 हम चूंकि यहां दल से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पहले बिहारी हैं, बाद में किसी दल से जुड़े हुए आप समर्पित कार्यकर्ता हो सकते हैं, चाहे जनसुराज के हों या एनडीए के हों या महागठबंधन के हों। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि 26 सांसद देने वाले राज्य में फैक्ट्रियां लगती हैं, नई सिटी बसती है, नए प्रोजेक्ट आते हैं और बिहार में एक ट्रेन चला दी जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों बहनों, मैंने सहरसा से एक वंदे मातरम ट्रेन अहमदाबाद के लिए चला दी है, अब आप श्रमिक भाइयों को यहां से अहमदाबाद आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। यह प्रश्न उठता है, इसलिए उठता है कि वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, उसमें 14 करोड़ बिहारी भी शामिल हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो सोचने वाली बात है कि 2010 से लेके अभी तक मुजफ्फरपुर में कई ऐसी रोड है, रोड क्या कहें उसको, गली कहेंगे, रोड नंबर 1, 2, 3, 4, झूरन छपरा की रोड प्रधान मुख्य सड़क का होल्डिंग टैक्स देती है। यह समझने की जरूरत है हम लोगों को। क्या पैमाना है प्रधान मुख्य सड़क का कि 40 फीट से ऊपर की जो रोड होगी वो रोड प्रधान मुख्य सड़क में कहलाएगी, 20 से 40 फीट की जो रोड होगी वो मुख्य मार्ग कहलाएगी और 20 फीट से जो नीचे की रोड होगी वो अन्य सड़क कहलाएगी। क्या मतलब नगर निगम का यह 2010 से लेके अभी तक क्या विधायक का फर्ज नहीं बनता है कि वो सदन में बात को उठाए? ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स संजय जी, मैं बस टोकना इसलिए चाहता हूं चूंकि समय का थोड़ा सा ये रहेगा, सभी लोगों को करना है, उसके बाद चूंकि हम लोगों के पास भी जाएंगे। मेरा तो 2-3 मिनट तो जनरेटर में चला गया। हाँ, मैं समझ रहा हूं, जल्दी से समापन की 2-3 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। समापन की ओर। ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स जात से नहीं, कर्म से जितने व्यवसायी हैं सबको लग रहा है। एक जानकारी इस मंच के माध्यम से आपको देना जरूरी है कि 2011 में प्रोफेशनल टैक्स जब लागू किया बिहार सरकार ने तो यह कहा कि 60% हम जो पैसा वसूलेंगे प्रोफेशनल टैक्स के माध्यम से, वो पैसा उस मतलब 100% जो वसूलेंगे उसका 60% स्थानीय नगर निकाय को देंगे, जो आज भी दिया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1,60,00,000 रुपया वाणिज्य कर विभाग के द्वारा नगर निगम को दिया गया। फिर ट्रेड लाइसेंस का बोझ लाद दिया गया, फिर ट्रेड लाइसेंस पे पेनल्टी लाद दिया गया। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि रोड नाला वार्ड पार्षद का काम है, वो कर लेगा। रोड नाला लाइट लगवाने के लिए वार्ड पार्षद सक्षम है, निगम की भी अपनी सक्षमता है, लेकिन वैसा विधायक हमको चाहिए जिसकी आवाज मुजफ्फरपुर में तो गूंजे क्रांतिकारी के रूप में, बिहार विधानसभा के सदन में भी गूंजे, वहां मौनी बाबा के रूप में, वहां मौनी बाबा के रूप में न रहे, तब जाके इस शहर का कल्याण हो सकता है। कि सिर्फ निगम की बैठक में बैठ के राजनीति करना छोड़ना होगा। आपको अपनी आवाज 3,15,922 अगर मतदाता मालिकों ने आपको चुना है कि हमारी समस्या की आवाज लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर अगर बिहार विधानसभा में गूंजे तो वहां आपको आवाज बुलंद करनी होगी। वैसा जनप्रतिनिधि आपको चुनना होगा, वैसा जनप्रतिनिधि चुनना होगा। सेवक आपका, चौखट आपके द्वार, सेवक आपका, चौखट आपके द्वार।
तब जाके हम सुंदर मुजफ्फरपुर की परिकल्पना कर सकते हैं। जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, आज कल के दिन की एक घटना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कल वार्ड 46 में रामबाग में आदर्श लोक कॉलोनी में क्या गुनाह किया था 8 साल के बच्चे राजा और आदर्श ने, कि बारिश की बूंदों से जमे हुए जल जमाव में 2 घर के चिराग, 2 मां की कोख सूनी हो गई। यह प्रश्न उठता है कि इसका जवाबदेह कौन है? यह प्रश्न उठता है कि इसका जवाबदेह कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। सावन जी, सावन जी। इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा सर झुका करके बारंबार प्रणाम है और मंचासीन सभी अभिभावक तुल्य बड़े भाइयों को भी सर झुका करके बारंबार प्रणाम है। प्रभात खबर दैनिक अखबार के द्वारा यह जो कार्यक्रम संपूर्ण बिहार के विधानसभाओं में घूम घूम करके किया जा रहा है, यह काफी प्रशंसनीय है और आप लोग एक बड़ा मंच मुहैया करवा रहे हैं जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। बस 2-3 लाइनें हैं। मैं ये कहूंगा कि नाली गली जब मुजफ्फरपुर में बननी होगी तब बनेगी। 30 सालों से मुजफ्फरपुर की जनता बेवकूफ बन रही है नाली गली और सड़क के नाम पर। बिहार जिनको सुधारना होगा वो बिहार सुधारे। हमको चिंता हमारे घर की है, नगर विधानसभा 94 की है। 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का विधायक नहीं बना है। हमेशा आयातित लोग ही मुजफ्फरपुर को नेतृत्व देते आ रहे हैं। तो ये आयातित नेताओं का की जो फौज खड़ी हो रही है मुजफ्फरपुर में, इसको रोकना होगा और मुजफ्फरपुर के युवाओं को, युवा मतलब सच में युवा, 60 प्लस वाले लोग नहीं हैं युवा में, वो अभिभावक तुल्य हैं, वो सम्माननीय हैं, वो युवा में नहीं आते हैं। और नाली गली सड़क जब बनेगी हमको चाहिए रोजगार और हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान है। मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार मिल सकता है, नहीं कोई बड़ी फैक्ट्री लाने की आवश्यकता है। हमारे बाप दादाओं ने जितनी फैक्ट्रियां यहां पे खोली है, हमारे पूर्वजों ने जितना जमीन यहां दान में दिया है, उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। सिर्फ हमको फंडिंग लाना है। हमको चाहिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार। कोई बड़े कॉलेजेस खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े कॉलेज में तो खुद ही बैठे हुए हैं। यह बिहार का ऐतिहासिक जगह है, क्यों नहीं इसको पुनर्जीवित किया जाए? क्यों यहां बच्चे भटकते हैं? क्यों VC और प्रो VC के द्वारा बच्चे पीटे जाते हैं? यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बेतिया का भी है, ये यूनिवर्सिटी बगहा का भी है और लड़के वहां से आते हैं, टाइम पे ट्रेन मिलता है और यहां आकर के गेट पे मार खाते हैं। कोई नेता इस चीज का आवाज नहीं उठाता है। तो हमको यहां का सारा कॉलेज पुनर्जीवित करना है। मुजफ्फरपुर का विधायक या मुजफ्फरपुर का नेता कोई सुपरविजन करता हुआ किसी कॉलेज में या सरकारी विद्यालय में नजर नहीं आता है। मुजफ्फरपुर का नेता, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री संजय केजरीवाल जी ने कहा कि मौनी बाबा है, सच में मौनी बाबा है। मुजफ्फरपुर का वर्तमान विधायक इतना निकम्मा है, नहीं कहना चाहिए। वो पंकज मार्केट का विधायक है, वो पताही का विधायक नहीं है, वो मधुबनी पंचायत का विधायक नहीं है, वो मझौली खेतल का विधायक नहीं है, वो ब्रह्मपुरा का विधायक नहीं है, वो खादी भंडार का विधायक नहीं है। वो विधायक विशेष व्यक्तियों का है, वो विधायक पंकज मार्केट का है। ये बदलाव जरूरी है और ये बदलाव हम सब मिलकर के करेंगे। आज भले संख्या बल में हम लोग यहां कम हैं, लेकिन यही जो संख्या है ये उठेगी और मजबूत आवाज मुजफ्फरपुर का बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सावन जी। राजीव जी बात रखें। जय महादेव, जय गिरिराज। आज हम प्रभात खबर के द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम के तहत एकत्रित हैं और उसमें आए हुए आप सभी भाइयों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हम देव दुर्लभ हिंदू देवांशु किशोर जी के प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, क्योंकि अति आवश्यक कार्य आ जाने की वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ा है। तो देवांशु किशोर जी को अगर मौका मिलता है, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से टिकट उनकी मिलती है, चूंकि देवांशु किशोर जी हमेशा से जन कल्याणकारी कार्य करते रहे हैं। रक्तदान, महादान, छठ में छठ महोत्सव, नवरात्रा में फलाहार,
9 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे। आप कोरोना काल में हमने देखा है कि देवांशु किशोर जी का एक योजना रक्तदान महादान कितना उपयोगी साबित हुआ कि हमको याद है, क्योंकि फोन हमको भी आता था। सुबह 5 बजे मोबाइल हम खोले, तुरंत फोन आया, हो 2 कार्ड है क्या आपके पास? तो लगभग उम्मीद करते हैं 400 कार्ड तो हमने दिया है लोगों को इस कोरोना इस महामारी में। और जन कल्याणकारी कार्य तो हमेशा करते ही रहते हैं, आपका फलाहार हो या छठ महोत्सव हो। अब देवांशु किशोर जी का आगे का जो प्लानिंग भी है रोजगार का, वो उत्कृष्ट मुजफ्फरपुर, विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का कृत संकल्पित है और रहेंगे। भाजपा अगर उनको मौका देती है तो, क्योंकि भाजपा के वो देव दुर्लभ कार्य करता है। हमको लगता है कि अब बोलना तो नहीं चाहिए, पर जो भी शहर में दिख रहे हैं उनसे देव दुर्लभ कोई हो तो हो सकते हैं कोई। हाँ, एक है शायद सुरेश शर्मा जी, हमारे हम लोग के गार्जियन है, शेरे मुजफ्फरपुर तो है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम ठीक देते है, हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक नए अतिथि जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ राजद एमएलसी कारी साहिब जी हैं, तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब हम सूरज जी के पास चलेंगे। सूरज जी, अपनी बात रखें। एक्सप्रेस चौपाल जो है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वो बधाई इसलिए भी कि ठीक चुनाव से पहले जो आप ये इलेक्शन एक्सप्रेस जो लेकर चल रहे हैं, इससे चुनाव से ठीक पहले बिहार के जनता के जो सवाल हैं, वो जनता के सवाल मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आपके इस चौपाल के जरिए चुनावी विमर्श के केंद्र में आएगा। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जितने भी मुजफ्फरपुर शहर के श्रद्धेय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे तरफ से मैं आप तमाम साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की साझेदार पार्टी है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे लगा कि चौपाल है और वहाँ पे जो सवाल हैं, जो लोगों के सवाल हैं 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा का, उन सवालों पर ज़्यादा जो है बातचीत केंद्रित होगी। लेकिन आने के बाद मुझे लगा कि शायद यहाँ पे विधायक के प्रतिनिधि लोगों को जो है खड़ा होना था, उनको अपनी कुछ बातें कहनी थी। लेकिन खैर, मैं बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब शहर से जब मैं गुजरता हूँ तो मैं सिकंदरपुर से लेकर और बेला तक मैं देखता हूँ लोगों को पानियों के लंबे लंबे कतार में जो है खड़े लोग रहते हैं। उसमें मुजफ्फरपुर चूंकि उत्तर बिहार की राजनीतिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक राजधानी भी है और आर्थिक राजधानी भी है, लेकिन ये इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी मुजफ्फरपुर अभी तक अपने उस रूप में खड़ा नहीं दिखता है। इस शहर के अंदर में आज तक नगर निगम पीने की जो बुनियादी जो सबसे न्यूनतम जो चीजें हैं कि पीने की जो पानी का जो सुविधा है वो तक मुहैया नहीं करवा पाया है कि भाई इस शहर के लोग पीने का पानी पी सके। इस शहर के अंदर में विकास के नाम पर सही कहा कुछ लोगों ने कि सड़कें और नालियां, निश्चित तौर पर सड़कें और नालियां बननी चाहिए और बनती हैं, लेकिन सड़कें और नालियां ही विकास का पूरा सिर्फ पैमाना नहीं होता, बल्कि विकास का पैमाना यह है कि इस शहर के अंदर में शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपकी। आज भी शिक्षा के स्तर पर आप मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में बिहार विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन यहाँ पर सत्र नियमित नहीं है। छात्र को एग्जाम देने के बाद वर्षों इंतजार करना पड़ता है अपने डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए, और पूरा का पूरा विश्वविद्यालय अराजक स्थिति में पड़ा हुआ है। आज भी मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में जो कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिन प्राथमिक विद्यालय के पास अपना भवन तक नहीं है। इस शहर के अंदर में सदर अस्पताल है, लेकिन उस सदर अस्पताल की यह स्थिति है कि एक एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन का जो मशीन खराब अगर हो जाए तो 10 दिन 12 दिन रुकना पड़ता है जांच के लिए। कोई आपके पास स्वास्थ्य की जो है कोई सुविधा जो है कि यहाँ पर नहीं है। और रोजगार की तो बात ही मत पूछिए, रोजगार की तो मुजफ्फरपुर शहर के अंदर बात मत पूछिए। शहर के अंदर में मुजफ्फरपुर के अंदर में बेला के अंदर में एक IDPL का स्थापना हुआ था, शहर के अंदर में भारत बैगन लगा हुआ था, लेकिन सब धीरे धीरे करके बंद हो गए, सब खत्म हो गया और मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में रोजगार पर कोई भी बातें नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को अगर चुनाव के
विमर्श के केंद्र में अगर नहीं लाया जाएगा, इन सवालों को अगर ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक मुजफ्फरपुर शहर की हालत बहुत सुधरने वाली नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं, अभी तो 950 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी बन रहा है मुजफ्फरपुर शहर। क्या हुआ? एक बारिश में हथिया, एक दिन बारिश हुआ और पूरा शहर जो है कि पूरा घर में बंद पड़ा हुआ नजर आया कि कहां गया वो 950 करोड़ रुपया। आपके पास विकास का कोई भी, आप जो यहां पर काम करते हैं शहर के अंदर में, आपके पास विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप जानते तक नहीं है। नालियां बनवा रहे हैं, लेकिन उस नाली का निकास कहां होगा, पानी कहां गिरेगा, ये निगम के इंजीनियर तक को पता नहीं है। और सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, कहा गया कि स्पाइनल रोड नाला बन रहा है, और कहां है वो नाला स्पाइनल? जिस इलाके में बन रहा है वो इलाका पूरा का पूरा डूबा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है, और इस शहर के अंदर में जहां अभी हम लोग खड़े हैं, जिस कॉलेज के अंदर में ये सभा हो रहा है, यहाँ पे देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह यहाँ पर शिक्षक रहे हैं। बहुत बड़ी और गौरवशाली ये यहाँ का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को तो कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। बिहार के अंदर में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, और ये क्या बिहार के लिए बहुत बड़ा विडंबना नहीं है, बिहार के छात्र नौजवानों के लिए, कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके यहाँ पर नहीं है। और बिहार के छात्रों को आज इस शहर के अंदर में प्राइवेट लाइब्रेरियों का सहारा लेना पड़ रहा है, और पूरे शहर के चारों तरफ देख रहा हूं मैं कि प्राइवेट लाइब्रेरी जो है कि हुआ है, जहां पर बच्चा 800 रुपया 1000 रुपया देकर लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है। आप उसके लिए कोई बुनियादी सुविधा नहीं बहाल कर पाए। इसलिए इन तमाम सवालों पर जब तक बेहतर तरीके से बातचीत नहीं होगी, जब तक इन सवालों का हल नहीं निकाला जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मुजफ्फरपुर शहर जो है ना, अपने उस गौरव को प्राप्त कर पाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सूरज जी। अब हमारे साथ कारी जी हैं। कारी जी, चूंकि आप देर से आए हैं, हमारे जितने प्रतिनिधि हैं उन्हें हम 1-1, 2-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जिसमें आप अपने नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को या अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सीधा हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे सवालों की ओर बढ़ेंगे। कारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभात खबर के चौपाल बिहार जागे देश आगे का जो कार्यक्रम है, इसके लिए हम प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आए हुए तमाम प्रतिनिधियों को भी, और तमाम आए हुए हमारे जो यहाँ मुजफ्फरपुर की महान जनता लोग आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो मुझे आकर ये महसूस हुआ कि मुझको तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ उम्मीदवार लोग हैं नगर विधानसभा क्षेत्र से, उन लोगों को बुलाया गया है। तो हम तो उम्मीदवार हैं नहीं, न थे, न हैं, न शायद कभी होंगे यहाँ से उम्मीदवार, इसलिए हमको तो बुलाना ही नहीं चाहिए। बहरहाल फिर भी आपने बुलाया है, तो मैं अपनी पार्टी की ओर से 1-2 बात रख देता हूँ। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, और यहाँ जो भी लगभग 10 साल से भाजपा के एमएलए और मंत्री नगर विकास मंत्री थे, और अभी 5 साल से तो हमारे इंडिया गठबंधन के एमएलए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर की हालत, मुझे लगता है कि बिहार में सबसे, अगर किसी शहर में सबसे बुरी स्थिति है तो मुजफ्फरपुर की है, बद से बदतर है। अभी मैं आया हूं, 1.5 से 2 घंटा मैं जाम में फंसा रहा हूं। सिर्फ रामदयालु से यहां आने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। पानी का यह हाल है कि हल्का सा झीसी अगर बरस जाए तो लोगों के घरों से निकलना मुश्किल है। कोई भी आदमी पवित्र काम के लिए अगर घर से निकलेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि हम पवित्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे वहां पवित्र काम पहुंचने के लिए, कि वहां जाके स्नान करना पड़ेगा। तो और क्राइम का ये हाल है कि अगर कोई घर से निकले तो घर में वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। छात्रों का यह हाल है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का हाल यह है कि छात्र लगातार आंदोलन पे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्र। तो तमाम छात्र हो, किसान हो, आवाम हो, कारोबारी हो, चले जाइए मोती झील हो या अन्य जो सूतापट्टी हो या टावर उबर के तरफ जो लोग जो कारोबारी हैं, जहां जो दुकानदार लोग हैं, उनके थोड़ा सा पानी हो जा रहा है, उनके यहां पानी घुस जा रहा है, मतलब एकदम परेशान। और ये आप कौन सिटी है? ये स्मार्ट सिटी है। अब स्मार्ट सिटी कहीं बोला जाएगा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में, तो लोग हंसेगा, और स्मार्ट सिटी का माना कुछ और निकाल लेगा। जैसे किसी को कुछ बोलिए तो उसका मतलब लोग गाली समझता है, उसी तरह से स्मार्ट सिटी को लोग गाली समझेगा। अब सरकार, यहां देखिए कि केंद्र में जो मंत्री हैं वो इसी मुजफ्फरपुर के एमपी हैं,
सवा साल से केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में भी कैबिनेट मिनिस्टर इसी बगल के यहां कुरहनी विधानसभा के लेकिन मुजफ्फरपुर के ही हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर यहां बिहार सरकार में हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं, उसके बाद भी मुजफ्फरपुर की हालत बद से बदतर स्थिति में है। और यहां हमेशा मतलब मुझे लगता है कि जब से ये सरकार 20 साल से है, ऐन कैन प्रकारन कोई ना कोई यहां मंत्री रहा है बिहार सरकार में, कोई ना कोई रहे हैं। अभी भी दो बिहार सरकार में मंत्री इसी जिला से हैं। लेकिन हालत क्या है कि मुजफ्फरपुर वासी अपने घर से निकलने में डरते हैं कि घर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी उनको गारंटी नहीं है। पानी की हालत यह है, दुकानदार सब लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान। तो आखिर सरकार क्या चाहती है? हम यहां सरकार के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन चूंकि यहां हैं तो उनसे हम जनता के तरफ से पूछना चाहते हैं कि उनका 20 साल में मुजफ्फरपुर के लिए प्यार क्यों नहीं जगा और 20 साल में उनको मुजफ्फरपुर की चिंता क्यों नहीं हुई। केंद्र में मंत्री और केंद्र में 11 साल से सरकार और बिहार में 20 साल से सरकार, इसके बावजूद भी आखिर क्यों मुजफ्फरपुर से इतनी नफरत, इतनी घृणा, मुजफ्फरपुर के लोगों से इतनी नफरत क्यों, किस कारण से? क्या आपको लोगों ने इसीलिए 3 लाख 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख से एमपी बना के चुन करके भेजा? क्या मुजफ्फरपुर के लोगों ने इसीलिए आपको एमएलए और मंत्री बनाया और मुजफ्फरपुर जिला के लोगों ने आपको एमएलए और मंत्री बनाया, 2 मिनिस्टर दिया, इससे पहले भी 2 मिनिस्टर रह चुके हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब इन लोगों को देना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए, क्या छात्रों से इतनी नफरत क्यों? लगातार वो आंदोलन पे है, उनकी समस्या का कोई निदान करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस प्रभात खबर के मंच से कह रहा हूं कि यहाँ के जो वीसी हैं वो तानाशाह के तौर पर काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर बिहार का कोई वीसी इस देश में कोई तानाशाह है तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का तानाशाह वीसी है, जो अपने छात्रों से बात कर नहीं चाहता, जो अपने लोगों से मिलना नहीं चाहता, फोन नहीं उठाता है वो किसी भी तरह से। तो इसलिए आखिर मुजफ्फरपुर में ही ऐसे तानाशाह वीसी को क्यों बैठाया गया? क्योंकि मुजफ्फरपुर वासियों से आपको नफरत है, घृणा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, फिर बाकी बात आगे होगी। धन्यवाद। ठीक, अपने पास सवाल पूछने के पूरे आधे घंटे हैं, 20 मिनट आपके पास है। उससे पहले चूंकि हमारे साथ जो प्रतिनिधि हमारे हैं और मैं आऊंगा अब सवाल की ओर, मैं बढ़ रहा हूं। आपके सारे प्रतिनिधि दावेदार सामने हैं, आपके पास भरपूर मौका है, आप सवाल पूछिए, मुद्दे उठाइए, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले मैं सभी का अभिवादन करने के लिए, हमारे जो अतिथि हैं, अभिवादन करने के लिए मैं माननीय संपादक साहब पवन प्रत्यय जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और सभी प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद हम सवालों की ओर सीधा बढ़ेंगे। जी आइए सर। एमएलसी, राजद एमएलसी कारी सोहेब जी हैं, एक बार अभिवादन में ताली बजा दें। बीजेपी की तरफ से सावन पांडे जी हैं, एक बार अभिवादन में ताली बजाएं। जाइए। भाजपा की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं, तालियों के साथ इनका अभिवादन कीजिए। बीजेपी की तरफ से पूर्व जिलाध्यक्ष 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष रंजन कुमार जी हैं, तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। जनसुराज की तरफ से दावेदार संजय केजरीवाल जी हैं, तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। माले नेता सूरज कुमार सिंह जी हैं, तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। बहुत धन्यवाद हमारे प्रभात खबर के स्थानीय संपादक माननीय पवन प्रत्यय जी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। चूंकि हमारा यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर अपनी लीची की मिठास के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, वही मिठास हम सबकी भाषाओं में, हम सबकी बोली में भी होनी चाहिए। जब हम सवाल करें, मीठे तौर पे सवाल करेंगे, शब्दों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा, जी कारी साहब, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर लीची की मिठास से जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है लीची तो बाद में, मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ के धरती, बिल्कुल बाबा गरीबनाथ की धरती है, बाबा मुजफ्फर शाह की धरती, बिल्कुल एक बार वो भी परिचय हो जाए। बाबा गरीबनाथ की धरती है
और जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक स्थल है। यह लंगट सिंह कॉलेज, जो ऐतिहासिक कॉलेज उत्तर बिहार का बड़े कॉलेज में शुमार, इसी कॉलेज से महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह की रणनीति तैयार की थी। इसी कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के पहले राष्ट्रपति बने, वो इस कॉलेज के शिक्षक और प्रधानाध्यापक रहे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी की भी एक कर्म भूमि है। आइए अब हम सीधा लोगों की ओर चलते हैं और जो भी सवाल आपका होगा अपनी जगह पे बैठे हुए हाथ खड़ा करेंगे, हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका सवाल है जी भाई साहब, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम अब्दुल मजीद हुआ, मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरा सवाल यह है कि आज इनको आप लोगों ने बुलाया है, उससे बेहतर होता कि नगर विधायक भी होते और जो पूर्व मंत्री थे वो भी होते, तो उनसे सवाल पूछने में ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप जिनको भी बुलाए उनका स्वागत है। ये गठबंधन के सारे साथी यहाँ हैं और एक अकेला प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तरफ से संजय केजरीवाल जी यहाँ मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा। तो सबसे पहले तो बिहार का जो अभी चुनावी मोड में हम लोग जो जा रहे हैं, इस पे नजर उठा के आप देखिएगा तो इसमें तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर जिस तरह उभर के आए हैं, जिन बातों को उन्होंने मजबूती से रखा है, आज की सरकार उस पे अमल कर रही है। जैसे वृद्धा पेंशन को 400, सवाल की ओर जाने, वही तो बता रहे हैं, 1100 किया और भी सारी बातें हैं। तो भाजपा के तरफ से रंजन जी हैं, टिकट के दावेदारों में ये भी शामिल हैं। मेरी शुभकामनाएं, अगर इनको टिकट मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए सवाल की ओर जाइए, समय हमारे पास कम है। सवाल ये है कि बहुत सारे मुद्दों को आप लोगों ने देखा है। अभी ताजा मुद्दा आप लोग एयरपोर्ट का उठा के ला रहे हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा यह है कि अभी जमीन अधिग्रहण ही सही से नहीं हुआ है और 2400 मीटर का रनवे चाहिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए और सिर्फ अभी 1200 मीटर ही आपके पास है। तो क्या 1200 मीटर पे आप साइकिल उड़ाने की कोशिश कीजिएगा? आप यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चुनाव में वोट इकट्ठा करने के लिए एयरपोर्ट पे आप जहाज उड़ाने की बात करने लगे? इसका सफाई आपको देना होगा। और जो जल जमाव का मसला है, अगर हमारे मंत्री महोदय रहते तो उनसे सारी बातें होती, लेकिन वो तो है नहीं। और दूसरे हमारे छोटे भाई कारी शोएब साहब हैं, जो गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता हैं, उनसे मेरा पूछना है कि जो बातें उन्होंने कही है वो दिल को छूने वाली है। तो क्या वो इस बात को मानते हैं कि गठबंधन के जो नेता, यहाँ के विधायक विजेंद्र चौधरी थे, वो इन 5 सालों में अपने काम को, अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहे? ठीक है, सवाल 2 है। एयरपोर्ट का सवाल आपको बीजेपी से पूछना है। रंजन जी, एयरपोर्ट क्या सिर्फ चुनावी दावे हैं और कह रहे हैं कि मीटर ही कम है, उसी में साइकिल उड़ा देंगे? सवाल कारी साहब आपसे भी है जी। रंजन जी, माजिद भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए, जो एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, आपका बिल्कुल कहना सही है कि यहाँ जो रनवे है वो 1200 मीटर का रनवे है और एक एयरपोर्ट के लिए कम से कम 1600 मीटर का रनवे होना चाहिए। लेकिन आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है कि अभी जो घोषणा की गई है वो अभी 20 सीटर वाले फ्लाइट के उड़ने की व्यवस्था के लिए की गई है, न कि 180 सीट वाले हवाई जहाज की उड़ने की घोषणा की गई है। साथ ही आपको ये बताना चाहते हैं, 1 to 1 मत कीजिए प्लीज। साथ ही आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी टेंडरिंग प्रक्रिया करके हवाई अड्डा का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि हम जमीन अधिग्रहण करके इसके रनवे को पूरा कराने का काम पूरा करेंगे और जब रनवे हमारा पूरा हो जाएगा तो बड़ी जहाज भी उड़ेगी। लेकिन अभी हमारा जो 20 सीटर का हवाई जहाज उड़ना है वो हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा और निश्चित तौर पर जब हवाई जहाज एक बार अड्डा खुल जाएगा तो फिर हवाई अड्डा का विस्तारीकरण होता रहता है। आपने देखा पटना हवाई अड्डा का क्या विस्तारीकरण हुआ है। पहले हम लोग शर्मिंदित होते थे कि बिहार का जो पटना का एयरपोर्ट था वो भारत का सबसे गंदा एयरपोर्ट था, लेकिन आज आप देखेंगे तो जो भारत का एक मानक है एयरपोर्ट पर, उस पर पटना का एयरपोर्ट पहुंच गया है। तो निश्चिंत रहिए आप इस चीज के लिए कि 20 सीटर का फ्लाइट
शुरू होने दीजिए। आपकी आकांक्षाएं जो है उसको मोदी सरकार और नीतीश सरकार जरूर पूरा करेगी। ठीक है, चूंकि कारी साहब से सवाल है, मैं उनके पास चलूंगा। आपने प्रभात खबर, बैठ जाइए। मैंने जैसा सर ने कहा कि प्रभात खबर अगर विधायक जी के या विधायक जी के प्रतिनिधि को बुलाते तो सवाल होने में, बिल्कुल प्रभात खबर निष्पक्ष होकर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है। और जैसा बात भी लगातार हो रहा है, वे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। और निर्वाचन आयोग का 4 बजे पीसी है, तो हमें समय अपना कार्यक्रम भी समाप्त करना है। कारी साहब, मैं तो राजद एमएलसी हूं, लेकिन मैं भाजपा की तरफ से आपको एक बात के लिए संतुष्ट करना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरपुर वासियों से जो वादा हुआ है एयरपोर्ट के लिए, ये वही वादा उसी तरह से पूरा होगा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मोतिहारी में आके कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से ही चाय पीऊंगा। इसलिए मुजफ्फरपुर वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये उसी तरह का वादा है, मुंह से बोलना है। ठीक है कारी साहब, विधायक जी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि असफल आपने मुजफ्फरपुर की कमियां गिना दी। उन्होंने कहा कि विधायक जी, क्या आप ये मानते हैं कि विधायक जी काम नहीं किए? विधायक जी ने जितना काम किया है वो इससे पहले शायद ही कोई होगा जो इतना काम किया होगा। और आप जाके देख लीजिए, कोई नली गली बची नहीं है। मुजफ्फरपुर के लोगों को, रुक जाइए, आप ही के मुद्दे हैं। हाँ, मैं आप ही के मुद्दे की बात कर रहा हूं जी। कारी साहब के लोगों को, कारी साहब ये जो हाथ उठा रहे हैं, एक मिनट जी, अच्छा आपका रुक जवाब जाइए, दे रहे हैं। मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा, धैर्य रखिए कारी साहब। हाँ, धैर्य रखिए, सुनने की सार्थक चर्चा हो भाई साहब, सुनने की देखिए चर्चा नहीं होगी तो फिर कारी साहब सुनने की क्षमता अगर नहीं हो, बिल्कुल रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए जी। सुनने की क्षमता अगर हो, ठीक है, बात रखिए। देखिए, ये एक हेल्दी डिस्कस है। मैं आप लोगों से रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि एक हेल्दी डिस्कस हो रहा है। प्रभात खबर बिल्कुल होगा। एक मिनट रुकिए जी। प्रभात खबर एक महत्वपूर्ण और निष्पक्ष मंच है। प्लीज, प्रभात खबर एक बड़ा मंच है, एक महत्वपूर्ण मंच है। और प्रभात खबर बिहार में बहुत ही एक निष्पक्ष अखबार के रूप में जाना जाता है। यहां जो बातें हो, ऐसे हल्ला करने से नहीं कुछ होगा। मुझे भाई मैं बता, रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा भाई, आप अपनी बात रखिएगा, रुक जाइए, इनकी बात समझ सुन तो लीजिए। कारी साहब, नहीं, ये नहीं चलेगा, आप लोग ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आप लोग ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर कारी साहब, जवाब दो टुक में जवाब। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भर कर हुड़दंग करेंगे, नहीं, हुड़दंग नहीं होगा, देंगे तो ये नहीं चलेगा। नहीं, हुड़दंग बिल्कुल कैसे, ये नहीं चलेगा। ये आप अपने पार्टी करना चाहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। 2 टुक में बात, रंजन जी बोलने का अवसर हो, भैया प्लीज, इस बात को वापस लीजिए। बीजेपी के प्लीज, जिनको बोलने का अवसर हो, मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ। कारी साहब, हाँ प्लीज, ये होना चाहिए। माइक दिया जाएगा वो बोलेंगे जी। कारी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि नगर विधायक जिस भी पार्टी का हो, आप भी जानते हैं कि इस फर्जी सुशासन राज में क्या हाल है। थाना किसी विधायक का नहीं सुनता है, किसी एमपी का नहीं सुनता है। सरकार किसकी है, मंत्री किसके हैं, केंद्र में मंत्री किसके हैं, कौन रोका है आपको बजट लाने से, कौन रोका है आपको काम करने से। एक विधायक की हैसियत क्या है, उसका सालाना क्या बजट है उसके पास, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। सरकार आपकी है, ठीक है, मंत्री आपके हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री 2 आपके हैं, सीएम आपके हैं। अगर आपके अंदर क्षमता थी, क्या आपको विधायक यहाँ सीवर बनाएगा? मैं आ रहा हूँ भाई साहब, कुछ ठीक है कारी साहब, एक विधायक क्या ठीक कर है, सकता है? ठीक है, आपकी अगले सवाल की ओर। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा को चाहिए। ठीक है, मैं सवाल की ओर आ रहा हूँ भाई साहब, मैं सवाल की ओर आ रहा हूँ। हाँ, नगर निगम परिषद भाजपा की जी, अधिकारी नगर आयुक्त भाजपा के, ठीक है, यहाँ की डीएम सारे लोग भाजपा के लाए हुए। तो सवाल ये है कि ये सरकार आखिर क्या कर रही है? ठीक है कारी साहब, 20 साल से आप सरकार हैं, ठीक है, कारी जी, भाजपा क्यों नहीं करा पाई काम को? कारी जी, कितना बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर को कितना कारी जी 20 साल में? आप भी बात सुनिए कारी जी, में मिला। कारी जी,
सर अभी आपने बोला है कि अभी सर ने बोला कि 5 साल में क्या काम किया, हमको सिर्फ 5 काम गिनवा दीजिए अभी वर्तमान विधायक का। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी पार्टी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूं, मैं पूर्व विधायक का और वर्तमान विधायक का भी 5 काम हमको गिनवा दीजिए। ठीक है, 5 ऐसे विकास कार्य। मैं एक ही सवाल एक लोगों से, मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगा। 5 काम है जी भाई साहब, बताइए। माइक मैं ही पकड़ूंगा, आप बताइए। ये 25-30 सालों से तो देख रहे हैं वही भेड़ चाल है। आज एक हमारे बीच में संजय केजरीवाल नया युवा चेहरा है, कृपया उनका क्या विजन है वो उनसे बोलवाइए। कोई सवाल हो तो सवाल यही है और सब तो वही। ठीक है, विजन भी पूछेंगे। जी भाई साहब बताइए। मेरा नाम हर्ष है, हम एक संस्था से आए हैं। हम आरजेडी वाले से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज से 125 साल पहले आपने अभी जातिगत जनगणना कराया है। आज से 125 साल पहले 38 जिला में से 27 जिला में अपर कास्ट की आबादी यादवों की आबादी से ज्यादा थी। कृपया करके आप बता दीजिए आपकी आबादी 27 में से किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो गई है? सुनिए भाई साहब, यहाँ मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा को लेकर के जितने प्रतिनिधि हैं वो उसको उत्तरदायी है। आपने सवाल राज्य स्तरीय रख दिया। आप राज्य स्तर से समस्या से कैसे आप हट सकते हैं? कास्ट सेंसस करवाए हैं तो उस पर जवाब क्यों नहीं पूछ सकते हैं? ठीक है, आप बिल्कुल उचित सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये आबादी नियंत्रण करने वाली जातियों को गाली क्यों देते हैं, उसको नीचा क्यों दिखाते हैं? हाँ ठीक है, मैं आरजेडी से ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, 2-3 सवाल है। पहले जनसुराज के पास तो हम पहुंचेंगे विजन लेने। कारी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि 5 काम गिना दीजिए विधायक जी के। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो सुनने में हो तब ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये होना चाहिए असल कि 20 साल में बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर को कितना फंड दिया, 20 साल में नगर निगम को कितना पैसा आया। आज नगर निगम में भी यहां जो मेयर है वो भी भाजपा की हैं, तो उसका सीधा सीधा हिसाब है। केंद्र में मंत्री इसी मुजफ्फरपुर के हैं। आप 11 महीने से मंत्री हैं, आपने केंद्र से कितना फंड मुजफ्फरपुर को दिया? और इतने दिनों से मुजफ्फरपुर में 20 साल और 11 साल दोनों मिला करके मुजफ्फरपुर में कौन सा ऐसा विकास कार्य किया गया केंद्र राज्य सरकार की तरफ से? कौन से ऐसे इंडस्ट्री लाई गई कि मुजफ्फरपुर में जो जाम, या फिर इंडस्ट्री के अलावा मुजफ्फरपुर के जाम के समस्या के निपटारे के लिए सरकार ने कौन सा ऐसा? रुक जाइए, अगर आप ही लोग बोलिएगा तो नहीं चलेगा भाई साहब, प्लीज। यहां तक के मुझे आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर वासियों को याद होगा कि मैंने 2 साल पहले विधान परिषद में यह सवाल किया था कि यहां जो बाबा गरीबनाथ की जो मंदिर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए। और चारों तरफ बिहार सरकार के सामने मैंने रखा था कि जहां से भी मार्ग आता है, पटना से, दरभंगा से, सीतामढ़ी से, चाहे चारों तरफ जो है शहर में घुसने का जो है, वहां बड़ा बड़ा एक गेट बनाया जाए और बना करके उसमें एक नक्शा साटा जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या नहीं हो मंदिर तक जाने में, बाबा गरीबनाथ तक जाने में। और यहां से एक अलग पैदल पथ बनाया जाए वहां तक जाने के लिए। कहां जाते हैं हम लोग? पहलेजा के लिए बनाया जाए। तो उस समय बिहार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मैं इसको अविलंब करूंगा, जबकि 20 साल में कोई भी जो अपने आप को, मैं क्या कह रहा हूं, आवाज मेरा कम कीजिए, 1 मिनट, 20 साल में अपने आप को तथाकथित अपने आप को हिंदू। कारी साहब, आप मुद्दे को यहां से उठा करके कहीं और ले गए हैं। नहीं तो फिर कहीं और। मैं शहर की बात कर रहा हूं, मैं शहर के विकास की बात कर रहा हूं। रुक जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूं भाई साहब। बाबा गरीबनाथ मंदिर, आप शांत रहिएगा तो हम पूछ लेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर, चलिए ठीक है। देखिए 1 मिनट जी, तो जल्दी से 20 साल में क्यों नहीं ये किया गया? और बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, ठीक है, कि पुनः इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाएगा, इसको चारों तरफ गेट बनाया जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रीय मेला का दर्जा हो जाता और उसको चारों तरफ एक दिया जाता तो विकास खुद ब खुद होता। ठीक है, क्यों नहीं किया गया इस बार? मैं सरकार अभी एनडीए की तरफ जा रहा हूं। बनता है देखिए कि अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। रुक जाइए, देखिए आज शहर में जो विकास हो रहा है, राजीव जी नहीं, ऐसे नहीं, मंच पे टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। रुक जाइए, मैं आऊंगा, मैं कह तो रहा हूं, विधायक जी ने जो भी सवाल हुए मैं आऊंगा।
देखिए, जो पैनल से जवाब मिलेगा या फिर आप जो सवाल कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि वो आपको 100% संतुष्ट ना करे, कई बार हो सकता है। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भैया, मैं विधायक जी पे ही सवाल कर रहा था। और विधायक से आप जब विधायक रहेंगे तो उनसे आप सवाल कीजिए कि आपने क्या क्या काम किया। सावंत जी, नगर विधायक जब आएंगे कारी तो साहब आपको कह रहे हैं, लिखा जोखा देंगे। कारी साहब, लेखा जोखा नहीं कारी रखा हुआ। साहब, कारी साहब, मैंने पहले ही कहा था, नहीं वो उनका सवाल है। नहीं, मैंने पहले सवाल कहा अगर था, आप 10 मिनट बोलते रह जाए, नहीं बुलाना चाहिए था। हाँ नहीं ठीक है, उम्मीदवारों को बुलाएं। ठीक है, ठीक है, तो बुलाया गया है। विधायक ने कौन कौन काम किया, ठीक है, इसका जवाब विधायक देंगे। हाँ इसीलिए मैं लेकिन कर रहा हूं। मैं हाँ, मुजफ्फरपुर के लिए ये दर्द है। ठीक है, सही बात के दिल में कि 20 साल के ये सरकार, ठीक है, केंद्र 11 साल से मुजफ्फरपुर के लिए एक भी कोई काम नहीं किया। आप लोग ऊपर में भी सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो फंड ही नहीं देते हैं, कैसे मुजफ्फरपुर में काम होगा? ये सब बेकार की बातें हैं। एक सेकंड भाई साहब प्लीज बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। मैं वही सवाल सब कुछ मैं बोलने दीजिए उनको। आ रहा हूं। ये सब जो बातें हमारे आदरणीय बड़े भाई कारी शोएब साहब ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं कि फंड नहीं मिलती है। बातें संवैधानिक होनी चाहिए और संविधान ये कहता है कि दल हो कि निर्दल हो और सरकार सत्ता में हो कि व्यक्ति विपक्ष में हो, फंड उसको उतना मिलेगा जितना वो चाहता है विकास के लिए। टू द पॉइंट बात। ठीक है, बताइए भाई साहब, मैं आ रहा हूं, बताइए, मैं आऊंगा एक एक करके। जी 3 सवाल है माननीय एमएलसी साहब से। आपने बात किया था कानून व्यवस्था का, भूल गए क्या? वो 2002 का दंगा, गोलू का हत्याकांड हुआ था, बैंक कर्मी का बच्चा था, शहर के सारे पुलिसकर्मी सब थाना छोड़ के भाग रहा था। उस समय किसकी सरकार की? आपकी व्यवस्था थी। और आप रोजगार की व्यवस्था, आपके विधायक जी यहाँ पर क्या को फैक्ट्री लगा कर दिए लोगों को रोजगार, क्या को दिए? और 5 साल में आपके विधायक जी एकदम फेलियर रहा, कोई काम नहीं किया। इसका मैं प्रूफ दूंगा। ठीक है, एक बार जिनसे ले लिया सवाल उसके बाद दोबारा नहीं। कारी शोएब जी, आपकी जानकारी में है कि आपके विधायक जी यहाँ के 5 बार के विधायक हैं। अब आपसे केवल एक जनता आपसे पूछा है 5 काम, 5 बार का विधायक और 5 काम गिनाइए आप। ठीक है, 5 काम। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट, आप जो कहें कि विधायक जी से क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर आपको प्रतिनिधि बन करके नहीं बोलना चाहिए। नहीं वो प्रतिनिधि के तौर पे नहीं हूं। मैं क्लियर कर दूं, बार बार कह रहा हूं कि मैं विधायक का प्रतिनिधि नहीं हूं। ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं होता भाई। शिकायत है कि मुझे नहीं बुलाना चाहिए आपको। जब आपने सिर्फ विधायकों को या उम्मीदवारों को बुलाया, क्लियर बता देता हूं लोगों को। मैंने कोई इंट्रोडक्शन में ये नहीं कहा था कि कारी साहब यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि के तौर पे हैं। वे आरजेडी के तरफ से आए हैं, महागठबंधन की तरफ से बुलाया गया उन्हें। लेकिन आप ये बिल्कुल ना कहें कि मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पे उन्हें बुलाया हूं। यहाँ पे सवाल आपका है, बिल्कुल जायज है, सवाल आपका बिल्कुल जायज है, आप अपने प्रतिनिधि से पूछिए। लेकिन यहाँ विधायक प्रतिनिधि के तौर पे नहीं बुलाया गया इन्हें। सवाल की ओर मैं सवाल का जवाब लूंगा। जी ठीक है, बताइए भाई साहब। आ रहा हूं भाई साहब। इंडी के गठबंधन के तौर पे कारी शोएब जी आए हैं। इनकी चुप्पी बता रही है कि इनके विधायक ने कुछ नहीं किया है। 5 काम क्या, वो एक काम भी नहीं किए हैं सर का। सवाल यही है कि कहते हैं कि फंड नहीं है। जितना फंड मुजफ्फरपुर को मिला है उतना तो कभी आज तक नहीं मिला था पिछले 5। ठीक है, सवाल आपका नहीं है ये। उधर जी भाई साहब, मैं आ रहा हूं, एक एक करके तीनों रो में जाना होगा ना। आ रहा हूं, बस हाथ उठाइएगा तभी पूछेंगे, ऐसे पास में आकर के सवाल नहीं लेते हैं। जी भाई साहब। देखिए, सारे लोग का बेचैनी आप देख रहे हैं, सिर्फ दर्द है। मुजफ्फरपुर का दर्द यही है कि 94 विधानसभा वेंटिलेटर पे चल रहा है और वेंटिलेटर का जिम्मेवार वीरेंद्र चौधरी है। अगर इस बार कैंडिडेट, अगर बीजेपी भी नहीं फेस लाया तो हम लोग इस बार किसी को एकदम नोटा का वोट गिरा देंगे, लेकिन नया चेहरा चाहिए बीजेपी से। ठीक है, सवाल तो ये नहीं है। सवाल किधर है? कोई सवाल है? जी बताइए, आ रहा हूं। सवाल यही है से एमएलसी साहब कह रहे थे से काम नहीं हुई है। नीतीश कुमार के रीजन में जो काम हुई, भाई आप लोग सवाल नहीं रखते, आप ही लोग जवाब देने लगते, ये सब नहीं चलेगा। है हमारे पूर्व अध्यक्ष जिलाध्यक्ष से कि हमारे नेता प्रशांत किशोर ने अभी आरोप लगाए नहीं कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो 6 गो मर्डर केस का, हत्याकांड का उनके ऊपर चल रहा केस,
उनको अभी तक ले भारत सरकार या राज्य सरकार कोई जांच बैठाया कि जो उनका गड़बड़ी हुआ है? 26 साल को 15 साल और 51 साल जो अभी शपथ पत्र में दिए हैं। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी से मंगल पांडे के ऊपर भी आरोप लगा है, जो उन्होंने कोरोना काल में 86 लाख का घर उन्होंने लिए हैं दिल्ली में, इनका विस्तार रूप से जवाब दे। भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री कहे न खाएंगे न खाने देंगे। ठीक है रंजन जी, ये लोग नेताजी पे आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, प्रशांत जी बड़े नेता हैं और सम्राट जी भी बड़े नेता हैं, तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि बड़ों नेताओं का जवाब जो है हम जैसे साधारण कार्यकर्ता नहीं भाई साहब प्लीज ये सवाल 1 to 1 नहीं कीजिए, ये सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है। ठीक है, बहुत सीधा जवाब। हम पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, हम अपनी औकात जानते हैं कि कहां तक हमको बोलना है। हम इसलिए सीधा जवाब है। आसमान में थूक फेंकने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हर बोलने वाले व्यक्ति को ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो किस पे बोल रहा है। अगर आप किसी पे कीचड़ उछालते हैं तो कीचड़ आप पर भी पड़ सकता है, ये सोच समझ के। ठीक है संजय जी, नहीं, ये नहीं, प्लीज इसका जवाब सम्राट जी दे रहे हैं और सम्राट जी देंगे। बहुत दो टुक जवाब दिया। संजय जी विजन बताइए जल्दी से, अब समय भी हम अपने पास कम है। विजन बताइए, अगर मौका मिलता है, मुजफ्फरपुर की जनता आपको विधायक की कुर्सी पे बैठाती है, क्या करेंगे आप? अगर मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है तो कभी ये बहाना नहीं करूंगा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में चला गया और 2 साल डॉक्टर ने मना किया है घर से बाहर निकलने के लिए, और अंतिम साल में 3 महीना सिर्फ शिलान्यास करूंगा। हमारे छोटे भाई कारी साहब ने दर्द का इजहार किया, लेकिन गठबंधन धर्म का भी पालन करना है। देखिए कितनी सफाई से नगर विधायक ने झूठ बोला था। 2020 के नवंबर में वो विधायक बनते हैं, जबकि पहला कोरोना 2020 के नवंबर के पहले था। 2021 का एक कोरोना उन्होंने देखा, लेकिन उनका वक्तव्य मीडिया में आपको याद होगा कि 2 साल मेरा कोरोना में चला गया और 2 साल उनको डॉक्टर मना किया। तो भाई साहब हिमाचल में इलाज करवा रहे हैं, थोड़ा बेंगलोर जाके, स्विट्जरलैंड जाके इलाज बढ़िया से करवाइए। मुजफ्फरपुर की जनता को बकसिए। अगर आप पिछड़ा के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे, और एक बात आप लोगों से, सदन में बैठे तमाम बुद्धिजीवियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हो सकता है कि आप सबसे पहले मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि सबसे पहले मेरी बात कहने का अर्थ है कि हम लोग सभी बैठे मुजफ्फरपुर वासी हैं। उसके बाद कोई भाजपा है, कोई जदयू है, कोई कांग्रेस है, कोई राजद है, कोई माले है, कोई वीआईपी है, कोई जनसुराज है। इस बात को मानते हैं ना? तो बताइए 20 साल सब लोग रट रहे थे। 10 साल भाजपा का विधायक था और 10 साल महागठबंधन का विधायक था। क्यों रिपीट किए? रोटी को क्यों नहीं पलटे? बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो कहा कि 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि का टर्म निर्धारित है। अगर तुमसे गलती हो जाए चुनने में तो अगली बार बदल देना। क्यों नहीं बदला? रोटी को एक ही तरफ क्यों रहने दिया? रोटी को पलटे नहीं, रोटी जल गई और अब शिकायत कर रहे हैं। तो बंधु, शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है कि इस बार जात और धर्म से ऊपर उठ के शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, ईद और बकरीद के पहले, होली और छठ के पहले हमारे बच्चे किसी धर्म के हो, वो आते हैं ट्रेन में ठूस के और जाते हैं ट्रेन में ठूस के। राखी में हमारी बहनों की राखी यहाँ हाथ में रह जाती है। 5,000 10,000 रुपया खर्च करके कोई भाई राखी बंधवाने नहीं आ सकता है दिल्ली, गुजरात, लुधियाना, पंजाब, महाराष्ट्र से। तो इस बात के दर्द को समझने की जरूरत है। पहले मुजफ्फरपुर वासी बनिए। हम लोग बिहारी हैं। एक बार अपने बच्चे का चेहरा देख के, एक बार शिक्षा, रोजगार, पलायन के नाम पे, और जहां तक बात हुई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, 2 मिनट समय लूंगा भाई साहब, चूंकि 4 बजने वाले हैं। हाँ 2 मिनट भैया प्लीज, जल्दी से सभी लोग। छोटा एक ही सिंगल हूँ, सब लोग 2-2 3-3 हैं, तो उस हिसाब से भी समय नहीं, ठीक थोड़ा है, मिल जाना ठीक है, चाहिए। जल्दी
आप इस बात को समझने की जरूरत है आज के समय में कि हमारी दुर्दशा का कारण क्यों है। कोई नेता खराब नहीं होता है, नेता को खराब हम लोग बनाते हैं। नेता को 5 बार विधायक बनने का मौका दिया किसने? हम लोगों ने ना। पिछली बार कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो वोट नहीं डाला तो सजा 5 साल कौन भुगतेगा? ऐसे विधायक को हम लोग चुनने का काम किए हैं, एक मौनी बाबा और एक आराम परस्त। तो जब तक मौनी बाबा आराम परस्त से मुक्ति नहीं पाइएगा, सावंत जी ने कहा युवा, सावंत जी युवा जोश तब उफान मारेगा जब उसके साथ मार्गदर्शन मंडली का होश भी काम करेगा। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है और संजय जी। इस बार का वोट, अगर इस बार का वोट आने वाले 1.5 महीना के अंदर वोट नहीं, अपना आशीर्वाद दीजिए। जिसको दीजिए, एक लास्ट लाइन, जिसको दीजिए, भाजपा को देना हो भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को देना है कांग्रेस को दीजिए, जनसुराज को देना है जनसुराज को दीजिए, लेकिन बेहतर उम्मीदवार को वोट दीजिए। ठीक यही है मेरी विनती है। ठीक है कारी साहब, बस समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखिएगा। पार्टी को, आपके महागठबंधन को मौका मिलता है, विधायक अभी भी हैं और आगे भी अगर मिलता है तो क्या कुछ होगा? लोगों ने ये तो पूछ लिया कि भाई विधायक जी पीछे क्या किए, पीछे 5 साल में, अब आगे 5 साल में अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे? जल्दी बताइए। मैंने पहले भी कहा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, फिर न मैं विधायक हूं यहाँ का, न मैं विधायक लड़ना महागठबंधन के तौर पे, न पहले था, महागठबंधन के मैं प्रतिनिधि हूं। ठीक है, वो हाँ। कांग्रेस के विधायक हैं, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एमएलसी हूं। चलिए, मुजफ्फरपुर को अगले 5 साल में आप कैसा देखना चाहते हैं ये बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी गए हुए थे रोसड़ा मेरा नैरेटिव पैलेस है। मैंने रोसड़ा वालों की मांग पे से 25-30 साल 40 साल से रही है उसको जिला बनाने का। तेजस्वी जी से मैंने रिक्वेस्ट किया और मेरे रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकारते हुए वहां घोषणा किया कि मेरी सरकार जब बनेगी तो उसको मैं जिला बनाऊंगा। सर मुजफ्फरपुर को बनाइए ना। मैं वहीं आ रहा हूं, रोसड़ा तो बाद में मैं वहीं आ रहा हूं। आइए उधर आइए थोड़ा मैं जी। और तेजस्वी जी ने 17 महीने में ये बताया है कि मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। उन्होंने जो कहा यही मुख्यमंत्री जी कहते थे, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप से घर से लाएगा। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री उन्हीं के एजेंडे को चुरा करके और ये काम कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी जी आगे अब सरकार पीछे पीछे चल रही है। ठीक, मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि प्रभात खबर के मंच से आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, जिस दिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे साल भर के अंदर मुजफ्फरपुर बदलने का, मुजफ्फरपुर चाहे यहां कोई विधायक हो, ठीक, विधायक तो महागठबंधन का ही जीतेगा, हाँ, लेकिन कोई विधायक हो, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ, तो मुजफ्फरपुर में जो विकास की गंगा बहेगी हाँ, इसका जवाब मैं स्वयं आके दूंगा, विधायक को पीछे करके। ठीक है, मैं स्वयं आके सावंत जी। और हाँ, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग 20 साल से भाजपा की सरकार और केंद्र में 11 साल से चुन रहे हैं, आप उम्मीदवारी नहीं देते हैं। रंजन जी इतने अच्छे आदमी बैठे हुए हैं, काहे नहीं उनको आप लोग कहते हैं भाई अपने पार्टी को विकास कीजिए ना? नहीं, ये मत लगाइए, अखबार का कार्यक्रम है तो ये रैली नहीं है। सवाल ये है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं, निवेदन करके, गुस्साइए नहीं, हम सब लोग भाई हैं मुजफ्फरपुर के, सबके दिल में दर्द है मुजफ्फरपुर के लिए। आखिरी सवाल लेने आऊंगा, लोग मिलकर आखिरी सवाल लेने आऊंगा, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? ये एक डिस्कस हो रहा है, विजन जान लीजिए, आखिरी सवाल लेने आऊंगा मैं। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपनी बातों को रखिए। सावंत जी, हम सब लोग अगर मुजफ्फरपुर की जनता, भाई साहब, कारी साहब, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 4 बजने वाला है भाई साहब, मुजफ्फरपुर का विकास कारी साहब, सरकार बदलिएगा, लीजिए साहब, बिहार का नक्शा बदलेगा, बिहार विकास का, और मुजफ्फरपुर कारी जी नॉर्थ बिहार का, ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात ही नहीं हो पा रही है। ठीक है सावंत जी, जल्दी से 2-2 मिनट में, जब 1-1 2-2 मिनट में विधायकी की कुर्सी मिलती है क्या करेंगे? पहले बोल तो लेने दीजिए। हाँ, चलिए, सवाल करना सीखिए, अपने नेताओं से जिनको आप लगातार बोलते आ रहे हैं। और रही बात मुजफ्फरपुर को बदलने की,
नाली गली सड़क जब बनेगा हाँ मुजफ्फरपुर के युवाओं को सचमुच मुजफ्फरपुर के विधायक के द्वारा ठीक रोजगार की पहल की जाएगी और गारंटी रोजगार दी जाएगी। ठीक है 4 बजने को है, जल्दी से जी। हमारे अड्डा वाला जो मसला माजी भाई ने कहा था, माजी भाई सुन लीजिए, हमारे अड्डा वाला मसला मुजफ्फरपुर में सिर्फ हवाई अड्डा नहीं बन रहा है, एविएशन ट्रेनिंग सेंटर और भी बन रहा है, जो कि एशिया का सबसे सस्ता एविएशन ठीक है जिसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए भाई, 4 बजने को रुक जाइए, हमें भी समय खत्म करना है, पीसीएफ निर्वाचन आयोग का, रुक जाइए। रंजन जी जल्दी से बात रखिए सर, 1 मिनट के अंदर में बात खत्म कीजिएगा। एकदम एक लाइन में। हाँ एकदम 1 मिनट में जल्दी देखिए से। अभी हम जानते नहीं है कि होगा क्या होगा, ये ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन हमें मौका मिला तो मेरी प्राथमिकता और मेरा संकल्प है कि एक स्वच्छ मुजफ्फरपुर बने, एक सुंदर मुजफ्फरपुर बने, एक सुरक्षित मुजफ्फरपुर बने और एक विकसित मुजफ्फरपुर बने, धन्यवाद। जहां में मुजफ्फरपुर की जन जन की भावनाओं की पूर्ति हो। और साथ में हम ये चाहेंगे, बिल्कुल सावन भाई ने मेरे सही बात कहा है कि रोड नाला तो सब बनाते हैं, ठीक है, लेकिन विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के दिल में उतरे। ठीक है, ऐसा विधायक बनने ठीक का है काम करना वकील साहब चाहिए। जल्दी। सर हमारे पास समय की कमी है, अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा 1 मिनट में जी। हाँ समाप्ति कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने सर विजन तो बता ही दिया है, विजन तो बता ही दिया है, मैं इनके बाद पहुंच रहा हूं, इनके बाद जी। मैं ये वादा करता हूं कि 2025 से 30 मौनी बाबा की काली छाया से मुजफ्फरपुर नगर निगम मुक्त रहेगा। ठीक है सूरज जी, विजन जल्दी से। लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो विधायक और सांसद को बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग इस तरीके के सवालों में उलझ गए। हम लोग यहाँ पर इस चिंता के साथ आए कि मुजफ्फरपुर शहर का कौन सा सवाल है जिस सवाल को हम लोग चुनाव में बड़ी ही प्रमुखता के साथ उन सवालों पर जोड़ देंगे, उठाएंगे। इस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जो भी जैसे एयरपोर्ट का मामला है, एयरपोर्ट का सवाल किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट का सवाल मुजफ्फरपुर के आम लोगों का सवाल है। और वो लोग चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की सेवा जल्द बहाल हो, ये सबकी इच्छा है। और सुनिए और जो लोग विधायक बनाते हैं, अगर वो आज यहाँ पूछ रहे हैं कि विधायक जी हमारे कुछ नहीं किए, तब इस जिम्मेवारी को भी लोगों को लेना चाहिए कि जिन्होंने विधायक बनाया वही आज पूछ रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, ये कार्यक्रम आप मुजफ्फरपुर जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। देखिए हमारे पास समय की कमी है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात